अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कल ईरान पर हमला टालने की सोशल मीडिया पर खबर देने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर ईरान पर बारूद बरसाने को तैयार दिखाई देते हैं। वाशिंगटन में उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और वहाँ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना उनका ये था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और ये भी कहा उन्होंने कि दोनों ममालिक के दरमियान राबिते जो हैं वो जारी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई माहिदा तय नहीं पाता है तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी सदर ने हमलों का दिन भी बता दिया है कि ईरान के पास शायद जुमा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ तक का वक्त है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसका जवाब ये दिया है कि दोबारा अगर जंग होती है तो दुनिया हैरान रह जाएगी। इस सारी कशीदा सूरत हाल में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोबारा जंग शुरू करना मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहना इंतहाई अहम है। वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। इसी हवाले से नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट, इस्लामाबाद में रूसी सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर एल्बर्ट फॉरियोफ ने कहा है कि रूस अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को मुस्बत समझता है। रशिया की नज़र में ये जो एफर्ट्स हैं ये बड़ी अहम है। इसी अहम किरदार के पेश नज़र वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर अहम पैगाम लेकर दोबारा तेहरान जा पहुँचे हैं और ये जो 24 घंटे हैं पिछले, इसमें वज़ीर दाखिला का ये दूसरा दौरा है तेहरान का। तेज़ी से बदलती जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सफारतकार और ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये चल क्या रहा है, क्योंकि एक दिन सदर ट्रंप जंग टल जाने का ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि बस हमला करने वाले हैं। तो ये जो पल में तोला पल में माशा की पॉलिसी है, इससे तेहरान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है या सदर ट्रंप की इस तरह की पॉलिसी से ये पता चलता है कि वो खुद और अमेरिका इस वक्त दबाव में है? सर, ये असल में प्रेसिडेंट ट्रंप का खासा है। वो अमेरिकन हिस्ट्री में एक यूनिक प्रेसिडेंट है जिनका ये अंदाज है। अंदाज बयान भी उनका बड़ा मुख्तलिफ है और अंदाज हुक्मरानी भी जो है जी जी। वो भी वो एक खास किस्म का है। तो उसमें फिर ये है कि आप इस शशुपांज में रहते हैं कि उनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए और किस बात को रद्द किया जाए। तो सही। लेकिन बहरहाल चूंकि वो प्रेसिडेंट हैं एक हाइपर सुपर पावर के, तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो चल रहा है वो एक साइबर रेटलिंग है उनकी। वो यकीनन उन्होंने जंग में तबाही फैलाई, 39 दिन की जंग थी ईरान के खिलाफ, लेकिन वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। उनका पहला हदफ था रिजिम चेंज, वो नहीं हासिल कर सके। न्यूक्लियर इशू पे ईरान ने खुद फैसला किया है कि वो अपने प्रोग्राम को वेपनाइज नहीं करना चाहता, तो वो उसमें ईरान को उसका मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये अमेरिका जिस तरह से अपने जो है हेजेमनी कायम करना चाहता है ईरान पर, वो मेरे ख्याल में उनको कामयाबी नहीं हुई, ना हो सकती है। ईरान के अंदर उसका एक सिविलाइजेशनल उसका भी आप समझ सकते हैं कि एक ताल्लुक है बिल्कुल। और वो इस तरह की जो हेजेमनी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आइंदा जो होने वाले अगर जो सिचुएशन है जिसमें मोहसिन नकवी साहब अभी पहुंचे हैं फौरी तौर पे, जी वो जी। और ये उनका जो है एक हफ्ते में ये दूसरा जी। दौरा है, तो ये इस बात का गमाज है कि कोई अहम मालूमात है जिसका तबादला हो रहा है। और मेरे नज़दीक अहम मालूमात का तबादला जो है उसका ताल्लुक फौरी तौर पे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से है, उसके खोलने से है। और उसमें उनकी मुलाकात जो है IRGC के जो हेड हैं, चीफ हैं वहीदी साहब, उनसे भी मुलाकात ठीक हुई है। है। तो वो ठीक है। ये बात की गमाज है कि इस इशू पर ज्यादा अहमियत और फोकस दी जा रही है। सही हो गया। अच्छा सर, अमेरिका ने धमकी दी, क्यों दी, कौन दबाव में है, कौन कितने दबा सकता है, ये तो आपने फरमा दिया। सर, अमेरिका की धमकी पर जो रिएक्शन आया है ईरान का, मैं चाह रही हूँ कुछ उस पर हम बात कर लें, क्योंकि अब्बास इराक़ची ने ये नहीं कहा कि जो रिएक्शन हम देंगे जंग की सूरत में, हमले की सूरत में, उससे अमरीकी या अमरीका हैरान रह जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा यह है कि जो रिएक्शन हम देंगे, अगर हम पर अटैक होता है तो फिर दुनिया हैरान रह जाएगी। तो क्या ये समझा जाए कि वो मुमकिना तौर पर अपने जो अहदाफ हैं, कुछ नए अहदाफ खोलने का वो इरादा रखते हैं इस जंग के दौरान? जी, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए ना, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। 8 साल जंग चली ईरान और इराक की, उस वो भी अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, जी जी। और फिर गल्फ ममालिक भी जो है इराक के साथ खड़े थे। लेकिन उस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया। लेकिन अब उसने ये अनयूजुअल बात ये की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना क्या था कि उससे तमाम दुनिया ऑलमोस्ट मुतासर हुई है, हमारे समेत। तो आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गए, खुद अमेरिका के अंदर भी ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। जी जी। तो ये आप समझे कि वो अनयूजुअल जो बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उसमें कुछ रेट्रिक भी है, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जवाब भी देना चाहते थे। तो लेकिन ये कि ईरान को एक अपर हैंड इसलिए हासिल है कि ईरान जो है उसको ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, वो ईरान इस खत्ते का मुल्क है, अच्छा। अमेरिका बाहर से आया हुआ है, बिल्कुल। उसके पास वो एडवांटेज नहीं है। इसराइल के पास वो उसका ईरान का डायरेक्ट नेबर नहीं है, तो वो ईरान को भी वो अच्छा इसराइल सर, को भी वो एडवांटेज। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब मेरे ख्याल में बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि आप ईरान में सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान के। सर, कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो हुकूमत है और जो पास्ताराने इनकलाब है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा फासले हैं, बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ इस जंग को लेकर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और यही जो इख्तलाफात हैं, यही जो फासले हैं पास्ताराने और ईरानी हुकूमत के दरमियान, ये कोई मुआहदा नहीं होने दे रहे हैं अमेरिका के साथ ईरान का। देखिए, मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा। ईरान का सिस्टम ये, इसका मतलब ये, इस तरह के बयानात का मतलब ये है हम्म कि आप ईरान के सिस्टम को सही तौर पे नहीं समझते, और ये अगर सही तौर पे आप नहीं समझेंगे तो हम्म। इसका मतलब है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सही सही। और यही गलती हो रही है। हम्म तो ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सुप्रीम लीडर या रहबर के पास है। इस वक्त मुश्तबा खामेनाई वो रहबर हैं, ठीक वो है। जो फैसला करते हैं या उन्होंने जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की है वो करते हैं, तो हम्म वो है। और हम्म इसमें यह है कि मुख्तलिफ आरा आती हैं हम्म इनके ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो, बहरहाल वो एक नॉन पार्टी है, लेकिन एक ही पार्टी है, वो हम्म क्लर्जी की पार्टी है, और उसमें जो है तुंद्रो और कुंद्रो यानी मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स, हम्म ये दोनों मौजूद हैं। हम्म तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो रहबर या सुप्रीम लीडर करते हैं, हम्म और उनका जो है फाइनल होता है। हम्म वो तो ये है कि चाहे प्रेसिडेंट का डिसीजन हो या हम्म पार्लियामेंट का एक्ट हम्म हो या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, हम्म रहबर जो है उसको वीटो कर सकते हैं। जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो सारी सूरत हाल है इसमें रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में चीनी सदर फरमा रहे हैं कि रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटाने वाले तमाम इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। तो क्या ये अमेरिका के लिए एक इंतबाह है, और क्या रूस और चीन मिलकर ऐसे किसी इक़दाम से रोक सकते हैं अमेरिका को? क्योंकि कुछ ही रोज़ पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर पहुँचे थे तो वो तो ये फरमा रहे थे कि सारे मामले पर चाइना उनके साथ खड़ा है, लेकिन आज हमारे साथ चीनी सदर का ये बयान मौजूद है। देखिए, चीन और रूस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम्म और चीन और रूस ने ये जो बयान दिए ये कोई नया नहीं है। हम्म वो उन्होंने हमेशा इस बात को एम्फसाइज किया है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो दुनिया के लिए बेहतरीन तरीका है। यूनिलैटरलिज्म के जरिए से अमेरिका ने जिस तरह से जो खेल खेलने की कोशिश की है, उससे दुनिया के अंदर और खत्तों में जहाँ पे टेंशन है वो और बढ़ा है, और इसलिए कोई बेहतरी नहीं आई। हम्म तो इसलिए मेरे ख्याल में जो रूस और चीन है उनका ये एक ये रीइटरेशन है जो उनकी वो अब तक के अपनी पॉलिसीज का इजहार करते आए। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये ऐसा दिखाई देता है क्योंकि हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये मामला जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, दुनिया भर में भी ज़ाहिर है कि सारी नज़रें इसी के ऊपर हैं। ऐसा दिखाई देता है सर कि इस सारे मामले में फ़लस्तीन और लबनान जो हैं अब वो कहीं पीछे रह गए हैं, ये मामला पीछे रह गया है। लबनान में आप देखें ना कि इजरायली जारहियत से अमवात जो है वो 3000 तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोई उस तरफ वो तवज्जो करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है जो होनी चाहिए। देखिए, 80,000 बेगुनाह हम्म फलस्तीनी मारे गए, उसमें मर्द, औरत और बच्चे। बच्चे, मासूम बच्चे भी थे। हम्म वो एक जेनोसाइड इसराइल ने किया। हम्म उस पर दुनिया ने क्या कर लिया? हम्म जो अब लेबनान की 3,000 की हम बात कर रहे हैं, ये इसराइल का एक जेनोसाइडल पॉलिसी है,
جو اس نے روا رکھی ہے، اور وہ اپنے سو کالڈ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سلامی ٹیکٹکس کے ذریعے غازہ کو جو ہے انہوں نے گریجولی اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ ویسٹ بینک پہ کریں گے، اسی طرح اب لیبنان کے ساتھ جو ہے وہ یہی کر رہے ہیں، صدرن لیبنان کو تو جو سر ہے کوئی ہے جو وہ، اسرائیل کو روک سکے؟ دیکھیے یہ تو اب وہ جو علاقے کے لوگ ہیں اور ممالک ہیں یہ ان پہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک۔ وہ آپس میں اتحاد کر لیں تو میرے خیال میں، اور اب تک دیکھیے فلسطینیز نے ریزسٹ کیا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلسطینیز جو ہے وہ چھوڑ کے جی جی، ان بھاگ کی گئے۔ مزاحمت تو نہیں رکی، بالکل۔ غزہ میں جس طرح سے حال ہوا انہوں نے موت برداشت کر لی، ڈسٹرکشن برداشت کر لی، لیکن وہ وہیں پہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن کیپٹلز میں میرے خیال میں زیادہ احتجاج ہوا ہے بنسبت جو ہے یہ اسلامی ممالک کے۔ تو یہ آپ ایک المیہ تو ہے، مسلم دنیا کا ایک المیہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو اس وقت فلسطینیز پہ جو مظالم ہو رہے ہیں یا لبنان میں ہو ٹھیک رہا ہو ہے گیا۔ وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی لیکن یہ بالکل آپ نے درست فرمایا آصف درانی صاحب کہ اب یہ جتنا بھی المیے جنم لے رہے ہیں، اگر ان سے بچنا ہے، روکنا ہے، تو اس کے لیے جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کو متحد ہونا ہوگا۔ اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ انہیں اسرائیل کو ان تمام کارروائیوں سے، اس جارحیت سے، بربریت سے روکنا ہے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ سے کوئی خاص امید نہیں رکھی جانی چاہیے، جیسا کہ آپ نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ امریکہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے زیر اثر، زیر دباؤ دکھائی دیتا ہے۔ آصف درانی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر رہے ہیں جی ایران میں، پاکستان کے لیے ہمارے لیے وقت نکال رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ ہی سے جڑے مسئلہ فلسطین کی، جو عالمی قوانین، اقوام متحدہ اور انسانیت کے لیے جو مستقل چیلنج بن چکا ہے، اور پاکستان مسلسل اس چیلنج سے نبرد آزما ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان کا موقف کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، بلکہ جب دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام بھی نہیں تھا تب بھی اپنی آزادی کے لیے متحرک مسلمانان بر صغیر کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکا کرتے تھے۔ ناظرین، قائد اعظم نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لکھنؤ اجلاس میں کہا یہ تھا کہ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو زبردستی داخل کر کے عربوں کی پشت میں چھرا گھونپا ہے، اور پھر جب پاکستان وجود میں آیا اور 1947 میں ناظرین اقوام متحدہ نے اسرائیل پر ووٹنگ کرائی، تب بھی پاکستان کا نام مخالفت کرنے والوں میں تھا۔ 47 کے بعد دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، سوویت یونین سکڑا سمٹا اور پھر روس رہ گیا، مشرقی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے، یورپی ممالک یورپی یونین کے نام سے متحد ہو گئے، کئی عرب ممالک نے اسرائیل کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن پاکستان کا اصولی موقف بدلتی حکومتوں، بدلتے اتحادوں اور جیو پولیٹیکل دباؤ کے باوجود اپنی جگہ پر قائم رہا اور ابھی بھی قائم ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کا آج بھی یہی ماننا ہے کہ وہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل اسی آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ پاکستان کے اس بیانیے کے تسلسل کے ساتھ مسئلہ فلسطین بین الاقوامی قانون کے لیے ایک آزمائشی کیس بن چکا ہے۔ غزہ اور مقبوضہ علاقوں میں تشدد اقوام عالم کے دوہرے معیار اور عالمی اداروں کی ساکھ پر سوالات اٹھاتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر اٹھتے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کو، جو عالمی تنازعات پر خوب نظر رکھتے ہیں، ویڈیو لنک پر ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت نوازش سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر، بچپن سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن ممکن نہیں ہے، اور سر یہی سوال پاکستان تسلسل سے اٹھاتا آ رہا ہے کہ کیا اقوام عالم کو اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو تو کبھی ہمیشہ سے انڈیپینڈنس سے پہلے سے لے کے اور آج تک ایک ہی پوائنٹ ہے کہ there has to be two nation state، پیلسٹائن، یروشلم اور اس کے بعد اسرائیل سے، تاکہ یہ ایک ہمیشہ کے لیے پرابلم ختم ہو، اور 1967 کی جو ان کی جگہ تھی واپس کی جائے، وہاں پر وہ سارا ان کی جغرافی بنتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے جس طریقے سے بنریت کی جا رہا ہے، اسرائیل کو انسیسری ویپنائز ہے، اس کو ہر قسم کے لیٹسٹ ویپن پٹ کیا جاتا ہے، اور انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے، اور امریکہ کی ہر وقت ان کو تشریفات حاصل ہوتی ہے، امریکہ کی وہ پراکسی ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ایران پہ امریکہ نے مل کے انہوں نے حملہ کیا۔ مقصد ٹوٹل ابھی تو بلکہ اسرائیل کا ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے جو بہت زیادہ تقریباً
آدھے سے زیادہ مڈل ایسٹ اس کے اندر شامل ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے کیا عزائم ہیں اور کیوں وہ ایران کو بالکل ڈیسیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سائڈ سے ہمیشہ کے لیے جو اسرائیل تھریٹ ہے وہ ختم ہو جائے. اور پاکستان نے ہمیشہ ہر موقع پہ ہر جگہ پر ایون جب یہ ظلم و بربریت ہو رہا تھا پاکستان نے کھلا فلسطین بھائیوں کی مدد کی, ان کے لیے آواز اٹھائی, پیسے بورڈ میں بھی بات کی, ہر جگہ کی. اور پیسے بورڈ میں بیسیکلی پاکستان کا مطلب یہ تھا کسی طریقے سے سب سے پہلے جنگ بندی ہو جائے. جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے, انوسنٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو بھوک سے مارا جا رہا ہے, وہ روک دیتے. اب وہ پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا. اب اس کے بعد جب یہ ایران اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے امریکہ کا, دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کا مارکیٹ حق کے بعد بہت بڑا سیکٹر ہو گیا. پاکستان نیٹ یہ ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے. اس کے بعد انڈیا جو آئسولیٹ ہو گیا. ابھی کل بھی بیڈ کے اوپر جو ان کے سینٹر کمانڈر ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پاکستان نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے اس ریجن کا, اور پاکستان شراکت دار ہے وار ٹیررزم کے اندر, دہشت گردی کے خلاف وہ بھی بات کی گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان ہمارے فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی ہر بات کو مانتے بھی ہیں. یہ آلویز پریزیڈنٹ لائک وائز ایران سے بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں. آج بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر جو ہے محسن نقوی صاحب پھر دوبارہ ایران گئے, یہ کوشش کر رہے کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کا مطلب اس کے بعد جو ہی یہ مسئلہ اکارڈ ہوتا ہے, پاکستان ول ڈیفینیٹلی پٹ دیئر ویٹ آن ٹو تھنگ. ون, وار آن ٹیررزم جو پاکستان میں انڈین پراکسیز چل رہی ہیں, فتل ہندوستان, فتل خارج, ایجاد اور یہ منظر, اور سیکنڈ پیلسٹائن. دیز ایشوز ہیو ٹو بی ریزالوڈ. اگر دنیا میں تیسرا فورس مارکا کے بعد دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو پاکستان کہتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, یہ سارے ایشوز ہو گئے. اچھا سر, آپ نے بالکل وجہ فرمایا, پاکستان آواز اٹھائے گا, پاکستان آواز اٹھا رہا ہے, پاکستان آواز اٹھاتا رہا ہے. لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ عرب ممالک کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ سر جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے اور خاص طور پر جب گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات ہوتی ہے جو خفیہ نہیں رہا ہے, تو اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ 6 جنوری 2024 کو آج سے 2 سال پہلے سوشل میڈیا پر اس کا نقشہ بھی جاری کر چکی ہے. اس میں شام ہے, لبنان ہے, اردن کے بہت سارے علاقے شامل ہیں. اس کے باوجود یہ سارے ممالک خاموش کیوں ہیں؟ پاکستان کی آواز میں آواز کیوں نہیں ملاتا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہی عرب ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آج آپ اکٹھے نہیں ہوں گے, آئی وڈ سے ٹو این ایکسٹینڈ کہ اس لڑائی ایران امریکہ اسرائیل لڑائی کے بعد ایک اور بات کلیئر ہوگی کہ ناؤ از اے ٹائم کہ 57 عرب اسلامک کنٹری دے ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. اگر یہ اپنے مل کے اپنی اکانومی کے بارے میں, اپنے ملٹری پاور کے بارے میں, اپنے مسائل کے بارے میں اپنے کو ایگزرٹ کرنے کے لیے, اپنا لوہا بنوانے کے لیے نہیں کریں گے تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اس کے فوراً بعد جو ہے ان کو ایک بیٹھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے. اوائسی تو آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو یہ کھڑے ہو جب آپ کو اتنا پیسہ مڈل ایسٹ کا امریکہ میں جا کے یورپ پہ جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں, یہ پیسہ اسلامک ممالک میں انویسٹ کریں, ترکی میں کریں, پاکستان میں کریں, اس کے بعد انڈونیشیا ہے, یہ جو ممالک ملٹریلی بھی اسٹرانگ ہے اور فوج بھی اسٹرانگ ہے, انڈیجنس وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے. J10 ہے, J17 ہے, آپ کے پاس ہم ٹینک بناتے ہیں, ڈرون بناتے ہیں. لیکن سر یہ جو انویسٹمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ تو وہ اسرائیل کے اندر کر چکے ہیں. ان کے ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہیں, بہت سارے سفارتی معاہدے ہیں, بہت ساری جگہوں پر معاشی شراکت داری ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب بہت ساری وجوہات میں سے یہ معیشت جو ہے, معاشی جو وجوہات ہیں, یہ بھی جڑی ہیں اس معاملے سے, اس لیے بھی وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اصل بات ہی یہی تو ایک پرابلم ہے. آپ کو جب آپ کا ایک جسٹ اسٹینڈ ہے کہ پیلسٹائن ایشو ٹو بی ریزالوڈ بیفور وی گو فار ابراہیم اکارڈ, اگر 3-4 ممالک نے کیا بھی ہے, جس طریقے سے اسرائیل نے تو یہ قطر کے اوپر حملہ کیا تھا جب وہاں پر میٹنگ ہو رہی, دیٹ واز اے ٹائم ورڈ جو ہے وہ ذرا اسٹرینتھ دکھاتی ہے, وہ وہاں پر ایک فیصلہ یونانیمس ڈیسیژن لیتے, بلکہ آئی وڈ سے ناٹ عرب اسلامک ممالک سب مل کے کہ وی آر گیونگ 7 to 10 days الٹیمیٹم ٹو اسرائیل کہ وہ ایک فوراً جنگ بندی کرے, غزہ میں ظلم و بربریت بند کرے, جو ان کے بعد بھوک کو فلاس کیا ہوا ایک ایمبارگو, فوڈ ایمبارگو ہے وہ ختم کرے. ادروائز ہم عرب ممالک کے اوپر سے کمرشل فلائٹس جانی بند کر دیں گے, نہیں جانے دیں گے اسرائیل کی.
हम इसे ट्रेड बंद कर देंगे, हम इब्राहिम अकॉर्ड को सस्पेंड कर देंगे, इजराइल वुड हैव बीन ऑन द नीज। प्रॉब्लम ये कि दे हैव देयर ओन वीकनेसेस, वहाँ अमेरिका का प्रेशर, आपने उनके साथ इतने ताल्लुकात ऐसे रखे हुए हैं, वो अमेरिका ब्लैकमेल करता है, आपने 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर के वेपन मुझसे लिए, जो आपने उससे 16 बेसिस बनाए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो सिर्फ ईरान का हवा क्रिएट करके। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यही अमेरिका जिसके ऊपर हमें इजराइल का प्रेशर दिखाई देता है, अब इसी अमेरिका से ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से हारिस साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो ईरान के साथ जब तनाज़ा उनका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, तो उसके बाद मसला फ़लस्तीन की जानिब किसी हल की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि ये उम्मीद सही लगाई गई है? क्योंकि जिस तरह से अभी इजराइल हमें दिखाई देता है कि फ्लोटेलस जो जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से साद ईदी साहब इमदाद लेकर पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक मुस्बत पैगाम इजरायली बहन भाइयों के लिए, उससे पहले भी हमारे बहुत सारे लोग, सेनेटर मुश्ताक साहब, दीगर लोगों ने जिस तरह से अटैम्प्ट की, तो इजराइल क्या कर रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन इजराइल के दबाव में जो अमेरिका है वो कुछ कर रहा होगा, उससे उम्मीद रखनी चाहिए सर। देखिए, एक तो इजराइल ने हमेशा कोशिश की और अमेरिका ने कि ईरान और मिडिल ईस्ट में सेक्टेरियन क्लैश रखे, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बहुत बड़ी मिलिट्री डिप्लोमेसी करके उनको समझाया कि प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इजराइल, क्योंकि अगर खलीजी ममालिक और ईरान लड़ पड़ते तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती, और इजराइल का ख्वाब जो है वो कि हम ग्रेटर इजराइल बना ले, उसका बड़ा आसानी से पूरा हो जाए। तो एक तो ये सऊदी अरब को भी समझ आ गई, इनको भी समझ आ गई। उसके बाद अभी भी आप देखें, कतर की लीडरशिप बात करती है ईरान से, तो सऊदी अरब की लीडरशिप बात करती है ईरान से, ईरान भी उनसे बात करती है, तो काफी उनको समझ आ गई है कि ईरान and Middle East have to be together. That's what is very very important. Along with Islamic world के साथ आपस में ताल्लुकात बढ़ाएं, और ये जो एक हवा क्रिएट करा हुआ था ईरान का, ईरान मिडिल ईस्ट में ये कर देगा, उसकी वजह से ट्रिलियन डॉलर का वेपन हमने से अमेरिका ने बेचा इनको ममालिक को, वो उनको समझ आ गई कि अमेरिका ने हमें बिट्रेल किया है, कि जब वक्त आया तो चला के इजराइल को प्रोटेक्ट करने हमें छोड़ दिया। तो आई थिंक ये बड़ी नई सोच आ रही है, और ये आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। नई सोच है, और ये ख़ित्ते में जो उभरते हुए मसाइल हैं को हल करने के लिए अगर बहुत पहले ये चीज़ें समझ में आ जाती तो बहुत बेहतर होता, लेकिन जैसे कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, आपने कहा कि अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लेट्स सी कि इनके रिजल्ट्स क्या रहते हैं, इंशाअल्लाह पॉजिटिव ही होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना तजिया शेयर किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हसन प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं 16-16, 17-17 साल के मासूम तलबा को गोल्ड कोकेन के नशे पर लगाने वाली ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी के कच्चे चट्टे की, जिसने इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर ग्लैमर की दुनिया तक में आग लगा दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश होने वाली जो धमाका खेज दस्तावेजात हैं, वो ये कहती हैं कि गुज़श्ता 1.5 साल में 21 ख़वातीन समेत 100 से ज़ायद मर्दों के इस नेटवर्क के 6 मुख्तलिफ अकाउंट्स में तकरीबन 3 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए, और ये जो रकम है ये भेजने वालों में बड़े बड़े अरकान असम्बली और शोबिस के चमकते सितारे भी शामिल हैं। साथ ही अब तक की तफ्तीश बताती है कि पुलिस एहलकारों और अफसरान के नाम भी सामने आ रहे हैं जो इस गंदे धंधे में शरीक थे। इस ड्रग क्वीन ने इंकशाफात में अब तक क्या क्या बताया है, पुलिस क्या कुछ उगलवा सकी है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सारा मामला पहुंचा कहां तक है, ये जानेंगे। कराची में हमारे सीनियर सहाफ़ी और GTV के ब्यूरो चीफ ताहा उबैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहा बहुत शुक्रिया। ताहा बताइएगा ये तफ्तीश का अमल जो है कहाँ तक पहुँचा है, कौन कौन लोग इस नेटवर्क में मुलव्वस थे जिनके अभी तक नाम सामने आए, क्योंकि IG ने जो कल IG सिंध साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने बताया कि इसमें मोतबर नाम भी बहुत सारे शामिल हैं, तो कौन है ये सो कॉल्ड मोतबर लोग? ताहा जी बिल्कुल बहुत सारे मोतबर नाम सामने आए। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है उसमें एक वफाकी हसास इदारा और कराची पुलिस जो टीम है उसने मुश्तरका तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इब्तदाई तौर पर तो ये लग रहा था कि 100 से 150 अफराद हैं, उसमें कुछ ताकतवर लोग हैं, कुछ मोतबर शख्सियात हैं, कोई पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अदाकार हैं। लेकिन जब इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो एक जो बहुत बड़ा नेक्सस था वो खुलना शुरू हो गया
آج بھی काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कुछ एहलकारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की गई है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो कि इस तमाम तर मामले की स्पेशलाइज्ड है, उसने भी पिंकी के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की और कई से राज बेनकाब हुआ है, कई लोगों के नाम सामने आए, उसमें जो सरकारी इदारे हैं उनके अफसरान के नाम भी सामने आए। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि अभी तो स्टार्ट है, अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। और कराची पुलिस चीफ ने आज जो है इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दी है मुंतखब नुमाइंदों को, उनको बताया कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। कुछ अकाउंट्स बेनकाब हुए, उसमें बताया गया कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है, उसमें किस तरह ट्रांजैक्शन हुई है, कौन सी कंपनियां इस पर काम कर रही थी। मैं आपको बताऊं, इसमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी रैकेट है जो जहां से मंशियात कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में आती थी और फिर ये पिंकी उसको ब्रांड बनाने के बाद उसको फरोख्त करती थी। ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू की गई है और ये तो इन्वेस्टिगेशन ये जो मनशियात थी, शहरों के नाम तो आपने बताए, क्या ये पाकिस्तान से बाहर भी सप्लाई दे रहे थे? कुछ ये भी इंकशाफ हुआ है? बिल्कुल गैर मुल्की मंशियात थी जो कि पाकिस्तान आती थी, खासतौर अच्छा, पर साउथ अच्छा। अफ्रीका से, नाइजीरिया से। इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं वहां से ये मंशियात, एक प्योर किस्म की मंशियात इस पाकिस्तान आती थी। और उसके बाद पिंकी का फार्मूला ये था, जो कि पिंकी मशहूर है, वो इसकी मिक्सिंग करती थी और मिक्सिंग करने के बाद आप ये समझ लें जैसे बैनुल अक़वामी एक ब्रांड है शराब का, तो लोग उसी शराब की तरफ जाते हैं। इसी तरह एक बिग पिंकी का पाकिस्तान में ब्रांड है, उसने बनाया, मंशियात का एक ब्रांड बनाया और पिंकी के नाम से ही वो मशहूर है ब्रांड, तो पिंकी की मंशियात चलती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अदाकाराओं के नाम सामने आ गए, ब्यूरोक्रेट्स के सामने नाम आ गए, कुछ इदारों के अफसरान को हिरासत में लिया, उनसे तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि इसका जो मोबाइल है उसका फोरेंसिक हो चुका है, उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और उसमें कोई 800 के करीब नंबर्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शन देखी गई है, जो जिनके हवाले से तमाम तर फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो इससे राब्ते में थे, उसको पैसे अरसाल करते थे, उससे पैसे लेते थे, मंशियात देते थे। ये तमाम तर तो इन्वेस्टिगेशन कराची पुलिस ने कर ली और इसमें तो हुकूमत को स्कूल्स तमाम तर के, briefing दे दी है। कॉलेजेस के ताहा हम सॉरी बट इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी शामिल होंगे, फिर तो बहुत सारे जो बायर्स होंगे, जो इसको पैसे ट्रांसफ़र करते होंगे अकाउंट में, क्या कुछ ऐसी चीज़ भी सामने आई है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी, कहा जा रहा है कि 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ मजीद छापे मारे जा रहे हैं, किस चीज़ का वेट किया जा रहा है मजीद गिरफ्तारियों के लिए ताहा साहब? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कराची की मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो एमपी हैं फरियाल तालपुर और बड़ी सिंध की ताकतवर शख्सियतें, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बहन भी हैं। उन्होंने एक इजलास यहाँ पर तलब किया था जिसमें वाज़ेह तौर पर आईजी सिंध ने और सीपीएलसी चीफ ने ये इंतबाह किया कि आप जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो तुलबा जेर तालीम है उनका मेडिकल टेस्ट करवाएं। उस पर वजीर तालीम है सरदार शाह, उन्होंने एतराज किया था कि तमाम तर बच्चों का ये मेडिकल टेस्ट मुमकिन नहीं है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जो सिंध में इजलास होते हैं उसमें ये बात बाज़गश्त करती है कि उनका लाजमी आप जो है उनका मेडिकल कराएं, लेकिन वजीर तालीम ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन जब पिंकी पकड़ी गई और उसके पास से ये तमाम तर नाम बेनकाब हो गए, इसमें तालीमी इदारों का नहीं है, इसमें मैं आपको बताऊं मैट्रिक से लेकर और इंटर से लेकर मास्टर्स तक के जो तलबा हैं जो कि यहाँ पर जेर तालीम हासिल कर रहे हैं पोश इलाकों की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में, उनको ये मंशियात फराम करती थी, वो नेक्सस भी बेनकाब होगी। और मैं आपको बताऊं 31 के करीब राइडर्स हैं जिसमें खवातीन भी शामिल है, वो इनको मंशियात फरोख्त करती थी और इनका तरीका वारदात ये डायरेक्ट जाके मंशियात फरोख्त नहीं करते थे, बल्कि ये कुछ लोकेशन पे जाके मंशियात रखते थे, वहां की तस्वीर खींचते थे और उस पार्टी को दे देते थे कि ठीक हमने है यहाँ कि यहाँ ये चीज़ रख दी है, आप वहाँ से जाके इसको उठा सकते हैं। अच्छा, ये जो कायमा कमेटी में सिंध पुलिस अफसर ने ब्रीफिंग दी है उसमें उनसे ये सवाल हुआ कि पिंकी को तो आपने लाहौर से गिरफ्तार किया था, पिंकी खुद ये कह रही है जब उसको अदालत में लाया गया, तो फिर उसकी गिरफ्तारी जो है वो कराची से क्यों दिखाई गई? क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। ताहा तो कोई इसका जवाब मिला? जी बिल्कुल, जवाब इसका नहीं मिलेगा और इसका जवाब बहुत मुश्किल है कराची पुलिस के लिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से कुछ अहम गिरफ्तारियां हुई थी कराची से और उसके बाद हाईलाइट हुई थी पिंकी। उसके बाद कराची पुलिस के कुछ बरतरफ पुलिस एहलकार हैं जिनको वफाकी हसास इदारे ने अप्रोच किया था और वो
पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से नहीं बल्कि वफाकी हसास इदारे की जानिब से लाहौर गए थे और पिंकी को 1 महीने पहले लाहौर से हिरासत में लिया था और वफाकी हसास इदारे ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। वो मैंने पहले भी बताया कि 4 सफ़ात पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो रिपोर्ट किसी काम की नहीं है, वो वफाकी हसास इदारे की रिपोर्ट फारिग हो चुकी है। अच्छा, फिर पिंकी के पे गैर संजीदगी का मुजाहरा किया था, ये तो अभी सब चैंपियन बन के आ रहे हैं ना, कराची पुलिस चीफ, IG सिंध, होम मिनिस्टर, सिंध हुकूमत, ये आपको बता रही है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने पिंकी को पकड़ लिया। पिंकी को पकड़ने के बाद भी इनकी दिलचस्पी नहीं थी। जब वो अदालत में पेश हुई है, हाँ, जब उसको उसकी प्रोटोकॉल पेशी दिया का जो गया है, स्टाइल और था, जब जो उसके उसकी बाद अदालत ये के अंदर मंजर पर आई, एंट्री तो इनको थी, होश आया है। बिल्कुल बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैं उसके बाद मुख्तसरन इनको आपसे ये होश आया, जानना उसके बाद चाहूंगी। ये तमगा सिंध हुकूमत तमगे गाड़ने की कोशिश कर रही है कि ये कारनामा हमारा, ये इनका कारनामा नहीं है, इनकी ठीक तो हो गया। दिलचस्पी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं ताज साहब, इनफैक्ट 15 सेकंड्स। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि कितने मुकदमात में इसके ऊपर जो है वो दफात लगाई गई हैं अभी तक? कोई कत्ल का, कोई अगवा का मुकदमात की भी बात हो रही थी कि इस पे 12 से ज्यादा मुकदमात है कराची के मुख्तलिफ थानों में, खासतौर पर पोश इलाकों के थानों में मुकदमात दर्ज किए गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन इससे की जा रही है। ठीक है जी, 12 से ज़ायद मुकदमात है। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा इस हवाले से, उसमें इसकी डिटेल जानेंगे। ताहा आवाज़, शुक्रिया आपने आ किया। ताहा उबैदी साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं GTV के लिए, कराची सेंटर में हमें आगाह कर रहे थे पिंकी केस के हवाले से। नाज़रीन, कल फिर हम मिल रहे होंगे आपसे, बहुत सारे अहम मौज़ूआत से जुड़े जो सवाल हैं वो लेकर, उनके जवाब लेकर। इनफैक्ट ख्याल रखिएगा अपना।